एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर देते हैं एल लेंथ का। एल लेंथ का है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस जो होगा, चार्ज इंक्लोज बाय दी गॉसियन सरफेस कितना होगा? चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस लेमडा एल होगा। देखो तो फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस होगा। इसको लिखेंगे इक्वल टू, अब चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस हम निकाल सकते हैं लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लोग गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा आर का एरिया आर है, तो 2 पाई आर इनटू एल, इसका आर हो गया रेडियस, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझ गया ना? यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का जो ग्राफ होगा ना, इस तरह से होगा। हो गया। हाँ, डिस्टेंस से आर जितना बढ़ेगा ना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा लाइन चार्ज डेंसिटी से। अब जैसे यहाँ पे रॉड है तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ना, यहाँ से। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सीट के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर के दास सर का फोन आ रहा है। हाँ, देख, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज सीट के वजह से, प्लेन चार्ज सीट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेन चार्ज सीट, माने इस तरह से है प्लेन चार्ज सीट। समझ गया? पूरा ये प्लेन है, इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब आए समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेन चार्ज शीट, इस शीट के ऊपर से पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो शीट के ऊपर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड आउट करना है हमको, समझ गए? तो उसके लिए देखो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। इस पे मान लेते हैं कि एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज, समझिए? तो एक इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इस सिलेंडर को इस पार से इस पार रोल करेंगे, समझिए? देखो जैसे बता देते हैं, जैसे कवर है ना ये, देख रहा है? अब इसमें इतना बीच में होल है, अब किसी पेपर में हम इस पार से उस पार इसको ले जाएंगे तब पेपर कट के इसके अंदर चला जाएगा कि नहीं? तो इसके अंदर जो पेपर गया तो उसके अंदर तो चार्ज है, उस पे तो चार्ज अंदर चला गया, तो चार्ज इसके अंदर क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा, इधर से भी पास आउट होगा, दोनों तरफ से डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लिखेंगे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस और एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया डीए लेते हैं, डीए। चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज बाय द, हाँ चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस जाएगा सिग्मा डीए हो जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा हटा देंगे, ई टी ए, हाँ यहाँ लिख देंगे सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? डी ए से डी ए कट गया, अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लिखेंगे, तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो होगा ना वो हो जाएगा 2 ETA हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी निकल रहा है, ये टीए हो गया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, इधर भी टीए है, नहीं तो दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स 2 ETA, ये हो जाएगा सिग्मा डीए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो डीए से डीए कैंसिल हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन चार्ज शीट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर n हो जाए। ये n है यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो दो दो एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन है कि कोई स्फेरिकल चार्ज बॉडी है तो ड्यू टू स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्फीयर, चार्ज हॉलो स्फीयर पढ़ना है सिलेबस। इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए चार्ज हॉलो स्फीयर, तो देखो लिखेंगे भी कंसीडर हॉलो चार्ज स्फीयर चार्ज स्फीयर है हैविंग चार्ज क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज पे क्यू है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इस पे चार्ज है। अब इस चार्ज क्यू के वजह से हमको इलेक्ट्रिक निकालना है। इसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस कितना है, आर है रेडियस, और ये है गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर पास और बाहर जाएगा। ये हो गया स्मॉल एरिया डी है। लिखेंगे we consider a spherical Gaussian surface of radius हो गया स्मॉल आर। The charge enclosed by the Gaussian surface, charge enclosed by the Gaussian surface कितना हो जाएगा, प्लस क्यू होगा। क्योंकि पूरा स्फीयर इसके अंदर ना आ गया तो पूरा चार्ज आ गया इसके अंदर। अब लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस थ्योरम E डॉट डी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, हो जाएगा ई डी ए इज इक्वल टू चार्ज
तो क्यू हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ हो गया इंटू एरिया, एरिया हो गया 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल से आर स्क्वायर में हो गया। हाँ स्फीयर की, यानी एक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होता है जितना एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है, समझ गया। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ऑल चार्जेज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर पॉइंट। नहीं, क्योंकि गॉस लॉ जो है ना पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है ना। अब है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर ठीक है। इनसाइड द स्फीयर क्या है, अभी गॉसियन सर्किट ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, एरिया का डायरेक्शन इधर है, लेकिन चार्ज कहाँ है, बाहर में, अंदर में चार्ज नहीं है। अंदर में चार्ज का वैल्यू 0 है। रेडियस आर, if you draw a spherical Gaussian surface of radius r, then चार्ज जो होगा, चार्ज enclosed by the Gaussian surface कितना होगा, 0। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा, E डॉट GA। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज तो 0 ना हो गया, तो 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, 0 होगा अंदर में। हाँ, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ, क्योंकि चार्ज तो बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से निकलेगा, अंदर थोड़े मुड़ के जाएगा, इसीलिए 0 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। हाँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब देखो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना। हाँ सेम चीज है, इसमें वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
यहाँ पर क्या होता है कि देखो, एक चार्ज यदि यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ है, तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यदि आर इन्फिनिटी कर देंगे तब फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इन्फिनिटी पे फोर्स क्या होगा, जीरो। इसीलिए इन्फिनिटी इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं। इन्फिनिटी को रिफरेंस रिफरेंस पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी को। तो लिखेंगे एक चार्ज है जिसका डेफिनेशन हो गया, वर्क डन टू बीइंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, फ्रॉम reference point to a given point is called potential energy, electrostatic potential energy। समझ गया? यानी एक चार्ज क्यू फिक्स है और एक है टेस्ट चार्ज है, जिसको हम इंफिनिटी से ला रहे हैं पकड़, और यहाँ पॉइंट पी पे हमको लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज है, डिस्प्लेसमेंट डी आर डैश, क्यू से आर डैश डिस्टेंस पे हम टेस्ट चार्ज लिए हैं। ठीक है, मान लिया कि इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, तो एक स्टोन है, एक स्टोन को एक स्ट्रिंग में बांध के हम फेंक देते हैं स्टोन को, और उसको हम धीरे धीरे खींच के लाएंगे। समझिए ना, स्लोली स्लोली लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट है ना, चार्ज को हमको नियरली रेस्ट में रखना है, तो इतना धीरे धीरे लाएंगे। हाँ, इतना धीरे धीरे लाएंगे कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो, क्योंकि जब हम तेजी से लाएंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज इन मोशन जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो, नेग्लिजिबल, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे यूनिफॉर्म, मैंने एक्सीलरेशन भी नहीं होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्मली लाते हैं धीरे धीरे। हाँ, नेग्लिजिबल होता है वेलोसिटी, तभी जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। नेग्लिजिबल मतलब क्या, कि बहुत धीमी गति से लाएगा, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, नहीं। अब देखो, मान लेते हैं कि r डैश डिस्टेंस है, if the test charge if the test charge is at a distance is at a distance r dash from the charge q। ठीक है ना, then force on test charge होगा, then force on test charge हो जाएगा q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, अब जो वर्क डन होगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क फॉर दी
small displacement, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया dr डैश, f dr डैश, f का वैल्यू निकाल चुके हैं q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश का स्क्वायर dr डैश, समझ गया। हाँ, इन्फिनिटी से r तक लाने में कितना वर्डन हुआ इस पॉइंट तक लाने, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। हाँ, r डैश को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा dr डैश, इन्फिनिटी टू r लाना है हमको। इसका -1/r डैश होगा इन्फिनिटी टू r, ये हो जाएगा माइनस बाहर निकाल लेंगे तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी नहीं होगा। निगेटिव वर्क ये कंजर्वेटिव वर्क है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव ऑफ द वर्क डन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ दिस निगेटिव वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से r तक लाने में किया गया वर्क डन, तो 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 होता है, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी कभी भी जो है ना हम पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट नहीं होता है, ऑलवेज होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, समझ गया। तो यदि हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो वहां पे क्या चीज छिपा हुआ है, वहां पे इन्फिनिटी वर्ड छिपा हुआ है, इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में, ये रिलेटिव क्वांटिटी है ना, यानी इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में ये पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट बाय 4 पाई नॉट आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए चाहिए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, नहीं तो हाँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा तो इस सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मान लेते हैं कि यदि 4 पॉइंट चार्जेज है तो वहां पे कितना सिस्टम बनेगा, 6 बनेगा। हाँ ऐसा ना, जैसे कभी कभी होता है 4 पॉइंट चार्जेज है, इक्वल पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए मीटर, तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, 4 इक्वल हो जाएगा तो 4 क्यू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, नहीं हो जाएगा, आर की जगह ये रख देंगे,
अब प्लस दो डायगोनल हो जाएगा, तो डायगोनल का हो जाएगा 2q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए के जगह हो जाएगा √2 है। हाँ, यही हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 2q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन आ गया तो इसमें बच गया 2 + 1/√। में आ गया। हम्म। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये है तुमको चार्ज एट रेस्ट में ना है। हाँ, अलग अलग होता है, दोनों में थोड़ा का डिफरेंस है। कभी कभी तो तुमको ऐसा ऐसा बुक मिलेगा जो डिफरेंस से नहीं पता चलेगा। इसका कारण क्या है बता देते हैं, तो अभी समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो, एक है 4 कूलम का चार्ज, ठीक है, और एक है 2 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो ये 2 कूलम का जो चार्ज है उसको हम इन्फिनिटी से लाए हैं यहाँ तक ना। मान लेते हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे हम लाए हैं 2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, और हमको कितना वर्क डन करना पड़ा, तो हमको टोटल वर्क डन करना पड़ा 20 जूल। तो 20 जूल क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये 20 जूल, जितना वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से 10 मीटर के डिस्टेंस तक लाने में, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, समझ गया। लेकिन लेकिन ये जो वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज पे, कितना वर्क हुआ, 10 जूल, 10 जूल पर कूलम वर्क हुआ, तो ये कहलाएगा पोटेंशियल। है समझ में, कि जितना वर्क डन हुआ सभी वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पर यूनिट चार्ज पे। 2 कूलम चार्ज को लाए हैं इन्फिनिटी से, तो पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ा होगा, इन्फिनिटी से इस 8 तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, 10 जूल पर कूलम। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। है समझ में। इसीलिए किसी किसी बुक में मान लेते हैं कि हम वर्क दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, वर्क भी दिया हुआ है, अब पर यूनिट चार्ज हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करता है कि 1 मान लेता है, 1 कूलम चार्ज। हाँ, तो ये लगता है कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल नहीं लग रहा है। क्योंकि 1 मान लिया, यहाँ चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, लेकिन डिफरेंस समझिए ना। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम reference point to a given point called gravitational potential।
हाँ, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी ग्रेविटेशनल पढ़ा रहे थे। हाँ, दोनों इक्वल है, नहीं हो गया। इसको वी आर पर माइनस टी इन्फिनिटी करेंगे तो चेंज पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जो कि वर्क है तो एनर्जी हुआ। हाँ, इसीलिए वी आर माइनस टी इंफिनिटी का वैल्यू वर्क बराबर निकाल सकते हैं क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पाई हो गया क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो कितना आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं आ गया। तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, इसीलिए सीधे लिख देते हैं वी आर इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, समझे ना। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। हाँ, इलेक्ट्रिक मतलब उसी तरह से हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के तरह ही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वहां पे एम था, यहाँ पे क्यू है। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा, कैपिटल जी था कांस्टेंट, यहाँ पे 1/4 पाई। हाँ, तो फिर पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से जो होगा उसके सराउंडिंग के चारों तरफ वो यही होगा ना। मतलब कोई भी चार्ज क्यों है, इसके वजह से कहेगा पॉइंट पी पे कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू, तो भी इक्वल टू हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा समझना। देखो, एक चार्ज को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाए तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा, यही ना होगा W/Q इक्वल टू वर्क इक्वल टू कितना होगा क्यू वी ए माइनस होगा। वर्क यानी पोटेंशियल हमको पता है पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। नहीं, और क्या निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, और क्या निकलेगा इससे पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ये माइनस। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है गिवन है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का कि बी का। हाँ, ए का ज्यादा है तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ला रहे हैं तो वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्डन होगा। हाँ, और यदि हम ए से बी ले जाते तो निगेटिव हो जाता। हाँ, तो कभी कभी भी पूछ देता है वर्डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल से पता चल जाएगा। तो कहीं से कोई चार्ज हम लाए हैं इन्फिनिटी से यहाँ पे रख दिए, तो कोई वर्डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हाँ, किसी रिफरेंस पॉइंट पे हम लाएंगे चार्ज तो कोई वर्डन नहीं होगा, क्योंकि अपोज करने वाला कोई चार्ज है ही नहीं।
लेकिन यदि हम इसको फिक्स कर दिए, अब जो, हाँ, अब यदि हम किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो यह चार्ज इसको रिपेल करेगा ना? क्या? तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से चार्ज को हम ए डिस्टेंस पे लाएंगे, तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू कितना होगा? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो ये क्यू चार्ज को लाए हैं तो क्यू इंटू भी कर देंगे तो हो जाएगा क्यू, और भी का वैल्यू रख देंगे क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है। नहीं निकल जाएगा? अब मान लेते हैं किसी अदर चार्ज को फिर लाए हैं यहाँ से ए डिस्टेंस पे लाए हैं, ठीक है? तो अब देखो इसके इसके कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो कितना, इतना ही होगा। नहीं, लेकिन लेकिन इसको जो हम इंफिनिटी लाएंगे यहाँ पर किसी भी रास्ते से ले जाएंगे, ये पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसके कारण भी तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा। हाँ, दोनों रिपेल करेगा तो दोनों के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल मान लीजिए कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो अब ए पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा इसके वजह से तो इतना हुआ, लेकिन इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा स्मॉल क्यू के कारण वो कितना होगा? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पर, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो दोनों का सम हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। एस कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल क्यू इंटू ए पर जितना पोटेंशियल, ए पर पोटेंशियल है यही ना, क्यू प्लस क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ में? अब ये हो गया पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, समझ गया ना? पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल हो जाएगा, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, तो इसके कारण जो इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आया था ये और ये जुट जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल का वैल्यू होगा ये क्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस ये हो जाएगा। आगे समझना, ये हुआ एनसीईआरटी मेथड, समझिए? एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल पढ़ेगा ना तो बहुत को समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये मेथड तुमको बता दिए। वैसे कंपटीशन में तो हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि इन दोनों के बीच सिस्टम हुआ, इस तीन पर सिस्टम होगा, तीनों को निकाल के अलग अलग ऐड कर दो, हो गया। हाँ, तो वो तरीका है न्यूमेरिकल बनाने। हाँ लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है कि जिस जिस पॉइंट पर लाएगा इंफिनिटी से चार्ज को, उस पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकाल लेता है, तब उस चार्ज से मल्टीप्लाई करता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाता है क्यू इंटू भी वाला, और तब निकालता है। हाँ, पूरा कंसेप्ट कंसेप्ट के साथ बनाता है, इसलिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है एनसीईआरटी। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी समझ गया। अब एक होता है,
अब इसमें बच गया है कैपेसिटर, समझ गया। अब एक रोज और पढ़ा देंगे तो ये चैप्टर, 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके बाद करें। अब तुमको जो है एक इसमें पढ़ना है, ये जो पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ाए थे, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल की वजह से ये डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है, इसके वजह से हमको किसी पॉइंट पी पे निकालना है पोटेंशियल का वैल्यू, ड्यू टू डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ गया। ये आर डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ना रह गया। ये डिस्टेंस r1 हो गया, ये डिस्टेंस r2। ये माइनस क्यू चार्ज है। ये हो गया r2। समझ गया ना। लेना पड़ेगा कंसीडर ये डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p इक्वल टू 2aq हो गया डाइपोल मोमेंट। समझ गया ना। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है नेट, कंसीडर है शॉर्ट डाइपोल ले लेंगे, शॉर्ट डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट हो गया p इक्वल टू 2aq। नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज का सम हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस हो जाएगा पीछे तो ये निगेटिव चार्ज है। हाँ हाँ, कॉमन ले लेंगे। 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, 1/r1 माइनस 1/r2। समझ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। समझा। इसको इक्वेशन 1 मान के इसके बाद अब जो प्रॉपर्टी या ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। समझ गया। कि दो साइड हमको पता है ना ट्रायंगल का, ये है ए और ये है आर, तो ये पता करना है। लिख देंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। समझिए r1² इक्वल टू हो जाएगा r² प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का है फार्मूला। r² ए स्क्वायर है माइनस 2ar cos थीटा हो जाएगा।
आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 2a/r cos थीटा होगा। तो a/r क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, 1 से काफी स्मॉल होगा, क्योंकि ये जो है वो तक अपने आप में स्मॉलेस्ट डायपोल के बीच का डिस्टेंस है, सेमी लेंथ है। और r हो गया, हाँ इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो r1 स्क्वायर लिख देंगे, नेग्लेक्टिंग a/r, a/r जो है लेस देन 1 है, तो r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 2a/r cos थीटा हो जाएगा। समझ गया, इसको बाय में लिख देंगे 1 बाय आर स्क्वायर, तो 1 माइनस ए बाय आर cos थीटा का पावर -1 हो जाएगा। तो 1 बाय आर वन हो गया, 1 बाय आर 1 माइनस ए बाय आर cos थीटा का पावर हो जाएगा -1/2। समझ गया, इसीलिए कि हमको तो इसका वैल्यू निकालना है ना, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू का वैल्यू। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, तो एन का वैल्यू है माइनस आ जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। अगर 1 प्लस ए बाई आर cos थीटा बचेगा। समझ गया, अब देखो सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली 1 बाय आर टू कितना हो जाएगा, 1 बाय आर 1 माइनस हो जाएगा ए बाय आर cos थीटा, क्यों, नहीं उसके कारण है, ये जो cos थीटा एंगल है ना, देखो ये एंगल था cos थीटा था ना, ये R1 था, और ये एंगल थीटा था ना, तो ये जो डिस्टेंस है R2, तो इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा ना, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे रखेंगे, तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, इसीलिए अब समझा माइनस का वजह क्या है, बस हो गया, अब कुछ नहीं। R1 R2 का वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, तो देखो कट के क्या आएगा, वही आंसर हो, समझा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, समझा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा 1 प्लस ए बाय आर cos थीटा, -1 प्लस b हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 2a³ हो जाएगा, 2a³ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर cos थीटा होगा। तो ये हो गया कितना, डाइपोल मोमेंट p cos थीटा, समझा, ये यही आंसर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हो गया। अब कल जो है खत्म हो जाएगा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कल जो है कैपेसिटर खत्म कर देंगे, तो परसों से करंट चलेगा, 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है तब।